कल मैंने तुमसे वास्तविक संख्याओं के बारे में एक प्रश्न पूछा था और तुमने सही सही उत्तर भी दिया था। और आइसक्रीम वो तो जरूर याद होगी। हाँ दीदी, आज क्या देने वाली हो? अरे यही तो सरप्राइज है भैया। पहले तुम मुझे ऐसी दो क्रमिक संख्याएं बताओ जिनका अगर वर्ग किया जाए तो बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग से 25 अधिक हो। दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका इनाम देने का मन ही नहीं कर रहा। तभी तो आपने इतना मुश्किल सवाल पूछा है। अरे नहीं, इसका हल तो बहुत ही सरल है। इस प्रकार की समस्याओं को गणित की एक शाखा की मदद से फटाफट हल किया जा सकता है। गणित की कौन सी शाखा की बात कर रही हो दीदी? इस शाखा का नाम है बीजगणित। बीजगणित? दीदी, ये बीजगणित कौन सा गणित है? ओहो भैया, तुम भी बहुत ही भुलक्कड़ हो। इतनी जल्दी भूल गए? याद नहीं, छोटी कक्षाओं में तुमने पढ़ा था बीजगणित क्या है? अरे बीजगणित वो गणित है जिसमें हम बीजीय व्यंजक को यानी चर और अचर संख्याओं के मध्य विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बीज गणित का आविष्कार अंक गणित और अन्य गणित की समस्याओं को हल करने के लिए हुआ था। साधारण कथन को बीज गणित की सांकेतिक भाषा में अनुवादित किया जाता है और इस अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही ये कथन समीकरण यानी इक्वेशन बनती है। समस्या की आवश्यकता अनुसार इन कथनों के हल को पुनः अनुवादित करते हैं। दीदी, आप जरा आसान से तरीके से मुझे समझाओ। हाँ, मुझे जल्दी से सवाल हल करके इनाम पाना है। अरे अरे, चिंता मत करो भैया, बस ध्यान से मेरे प्रश्नों का उत्तर देते जाओ। पूछो दीदी। माना एक डिब्बे में 20 चॉकलेट हैं। यदि एक चॉकलेट का मूल्य 2 रुपए है तो पैकेट का मूल्य क्या होगा? ये तो बहुत ही सरल है दीदी। पैकेट का मूल्य होगा 2 गुना 20 बराबर 40 रुपए। और अगर चॉकलेट का मूल्य 6 रुपए हो तो पैकेट का मूल्य क्या होगा? दीदी, अब पैकेट का मूल्य होगा 6 गुना 20 बराबर 120 रुपए। और अगर चॉकलेट का मूल्य 7 रुपए हो तो पैकेट का मूल्य क्या होगा? अरे दीदी, जैसे जैसे चॉकलेट का मूल्य बदलेगा पैकेट का मूल्य भी बदल जाएगा। अब पैकेट का मूल्य होगा 7 गुना 20 बराबर 140 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर चॉकलेट का मूल्य X रुपए हो तो दीदी, अब पैकेट का मूल्य होगा X गुना 20 बराबर 20X रुपए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने हर प्रश्न में चॉकलेट की संख्या नहीं बदली, यानी उसे मैंने स्थिर यानी कांस्टेंट रखा है। ऐसी संख्या को हम अचर संख्या या स्थिरांक कहते हैं। यानी दीदी, वो संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता या स्थिर रहता है उन्हें हम अचर यानी स्थिरांक कहते हैं। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, एक विशेष स्थिति में
अचरों का मान सदा समान बना रहता है। अब जरा फिर से देखो, जैसे जैसे चॉकलेट का मूल्य बदल रहा है, वैसे वैसे पैकेट का मूल्य भी बदल रहा है। इस तथ्य को अक्षर संख्या x का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे? ये देखो, अभी अभी तुमने मुझे बताया था ना, यदि चॉकलेट का मूल्य x रुपए है तो एक पैकेट का मूल्य होगा 20 गुणा x रुपए। बोलो, बताया था ना? अब जैसे जैसे x बदलेगा, पैकेट का मूल्य 20 गुणा x रुपए भी बदलता जाएगा। तो इस प्रकार अक्षर संख्या का कोई निश्चित मान नहीं होता। इसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और इसीलिए हम इन्हें चर या फिर चरांक कहते हैं। तो क्या दीदी, हम चर संख्या को केवल x द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? अरे नहीं, चर को हम अक्षर संख्या a, b और c से लेकर x, y, z तक का प्रयोग करके व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अभी हमने चॉकलेट का मूल्य x रुपए माना था, इसी तरह हम चॉकलेट का मूल्य a भी मान सकते हैं। तो दीदी, इसका मतलब तो ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी स्मॉल अक्षर का प्रयोग करके चर का मान दर्शा सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझे। इसी तरह यदि मेरी कक्षा में x विद्यार्थी हैं और आपकी कक्षा में y विद्यार्थी, तो दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या x जमा y होगी। ठीक है दीदी। और हाँ भैया, यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये x जमा y एक बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है दीदी? बीजीय व्यंजक चर संख्याओं तथा अचर संख्याओं का समूह है, जिसमें मूलभूत संक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। दीदी, मूलभूत संक्रिया का अर्थ तो जमा, घटा, गुणा और भाग हुआ ना? हाँ, तुम तो एकदम ठीक समझे। देखो, जैसे किसी संख्या और 5 के योग को हम बीजीय व्यंजक के रूप में लिखें, तो ये कुछ इस प्रकार होगा। माना संख्या बराबर x, तो योगफल हुआ x जमा 5, तो बीजीय व्यंजक हुआ x जमा 5। ठीक है दीदी, फिर तो 6x तथा घटा 1/3x भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इनमें भी एक अचर पद है। बिल्कुल ठीक। परंतु दीदी, ऐसा जरूरी तो नहीं कि अचर का मान हमेशा दिया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अचर का मान भी ज्ञात करना हो। तो इस स्थिति में क्या करेंगे दीदी? सवाल तो तुमने बहुत बढ़िया पूछा। यदि चर और अचर दोनों का मान न दिया गया हो और हम ये भी नहीं जानते कि अचर क्या है, तो बीजीय व्यंजक लिखने के लिए हम अचर को a, b, c आदि से प्रकट करते हैं और चर को x, y, z आदि से प्रकट करते हैं। जैसे कि बीजीय व्यंजक a x में a,
अचर होगा। यानी एक विशेष स्थिति में अचर का मान सदा समान रहेगा। हाँ, और x चर होगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि चर के मान में परिवर्तन होता रहता है ना दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। आ गया दीदी, आ गया। अरे भाई, कौन आ गया? दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा, बताओ तो जरा। दीदी, यदि पहली संख्या को मैं x मानूं, तो क्रम से दूसरी संख्या होगी x जमा 1। क्या बात है! तो दीदी, प्रश्न के अनुसार x का वर्ग जमा 25 बराबर है x जमा 1 के वर्ग के। ये हो गया दीदी x का वर्ग जमा 25 बराबर x का वर्ग जमा 2x जमा 1, जो आया 2x बराबर 24, यानी कि x बराबर 12। तो x जमा 1 बराबर हुआ 12 जमा 1, यानी 13 के। तो दीदी, अभिष्ट क्रमिक संख्याएं हुई 12 तथा 13। अरे भैया, तुम तो बहुत समझदार होते जा रहे हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे इनाम का इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, बाद में। पहले मुझे बीजीय व्यंजक के बारे में और जानकारी दो। अच्छा, ठीक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये तो तुम समझ गए हो ना? अरे अब जरा इधर ध्यान से देखो। इस बीजीय व्यंजक में एक पद है, इसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। इसमें दो पद हैं, इसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। और इसमें तीन पद हैं, तो इसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है दीदी। अब जरा इन एक पदी व्यंजकों को ध्यान से देखो। इन सभी में एक ही चर राशि x है और इनका संख्यात्मक गुणांक अलग अलग है। हाँ दीदी, इन सभी में समान बीजीय राशि x है। हाँ, और ये सब सजातीय पद हैं। तो दीदी, इस प्रकार तो 5xy 2/7xy घटा 3/2xy घटा 9xy भी सजातीय पद है। और x की घात 2 y की घात 2 घटा 7x की घात 2 y की घात 2 7/2 x की घात 2 y की घात 2 और 6x की घात 2 y की घात 2 भी सजातीय पद हैं। अरे वाह भैया! चलो अब ये बीजीय व्यंजक ध्यान से देखो। 3x 6/7 x की घात 2 y की घात 2 घटा 9xy x की घात 2 4z। इनमें चर राशि वाले बीजीय गुणांक अलग अलग हैं। इन्हें हम विजातीय पद कहते हैं। समझे? बहुत अच्छे से दीदी। सजातीय का अर्थ हुआ एक ही जाति अर्थात समान बीजीय गुणांक वाले बीजीय व्यंजक, और
विजातीय का अर्थ हुआ अलग अलग जाति वाले, अर्थात अलग अलग बीजीय गुणांक वाले बीजीय व्यंजक। हाँ, अब तुम मुझे कोई एक बीजीय व्यंजक लिख कर दिखाओ। दीदी, 6x की घात 3 घटा 2x की घात 2 जमा 5x जमा 7, ठीक है ना दीदी? हाँ, ठीक। इस बीजीय व्यंजक को हम एक चर वाला बहुपद भी कहते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक चर x में एक बहुपद है। और इसी प्रकार 3z की घात 2 जमा 5z बीजीय व्यंजक चर z में एक बहुपद है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीजीय व्यंजक को हम बहुपद भी कह सकते हैं। पर एक बात और बताओ दीदी, कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं? ये तो तुमने बड़ा ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा है। बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का घातांक यदि पूर्ण संख्या है तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, अन्यथा नहीं। जैसे इस बीजीय व्यंजक का दूसरा पद है 1/z, यानी z का घातांक घटा 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार वर्गमूल y में y का घातांक 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः वर्गमूल y भी बहुपद नहीं है। तो दीदी, इसी प्रकार वर्गमूल z जमा 3 घनमूल y जमा x भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इनमें भी z तथा y के घातांक क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। ठीक समझे। एक बात और, बहुपद के प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक यानी कोफिशिएंट होता है। चर की जिस संख्या या अचर संख्या से गुणा हो रही है उसे संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। पर दीदी, एक बहुपद में तो प्रत्येक पद में अलग अलग गुणांक होंगे। बिल्कुल होंगे। जैसे ये चर z में एक बहुपद है, इसमें z की घात 3 का गुणांक 2 है। इसमें z की घात 2 का गुणांक घटा 5 है। इसमें z का गुणांक 4 है और z की घात 0 का गुणांक 7 है। इस बहुपद का अंतिम पद तो सिर्फ 7 है, तो z की घात 0 कहाँ से आया? भैया, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है कि किसी भी चर या अचर की घात 0 हो तो उस चर या अचर का मान 1 के बराबर होता है। तो फिर इस तरह z की घात 0 बराबर है 1, तो अंतिम पद हुआ ना 7। इसका मतलब दीदी कि 4 घटा 9, 8 आदि संख्याएं भी अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के उदाहरण हैं। शाबाश। एक बात और, अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। एक बात और बताओ दीदी, किसी बहुपद में कितने पद हो सकते हैं?
एक बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए x की घात 188 जमा x की घात 187 जमा इसी तरह आगे जमा x की घात 3 जमा x एक बहुपद है जिसमें 188 पद है। अच्छा भैया, एक बात ये तो बताओ कि बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद की उच्चतम घात यानी हाईएस्ट पावर ही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि ये बहुपद चर x में घात 1 का बहुपद है। ये बहुपद चर z में घात 2 का बहुपद है। ये बहुपद चर y में घात 3 का बहुपद है। ये बहुपद चर u में घात 6 का बहुपद है। एकदम सही जवाब, यानी तुम ध्यान लगाकर मेरी बातें सुन रहे हो। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी प्रकार घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि व्यापक रूप से x में कोई रैखिक बहुपद ax जमा b के प्रकार का होता है, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य के बराबर नहीं है। इसी प्रकार व्यापक रूप से x में कोई द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के प्रकार का होता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात a is not equal to 0। तो इसी प्रकार व्यापक रूप से x में कोई त्रिघात बहुपद a x की घात 3 जमा b x की घात 2 जमा c x जमा d और a शून्य के बराबर नहीं है के प्रकार का होता है, जहां a, b, c, d वास्तविक संख्याएं हैं। अरे वाह, एकदम ठीक, क्या बात है। अरे भाई, अब तो तुम बहुपद को देखते ही बता देते हो कि उसकी घात क्या है। चलो, अब जब तुम इतना समझ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक और जानकारी देती हूँ। तुमने बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ा है? दीदी, याद नहीं आ रहा। ओहो, तुम तो बहुत ही भुलक्कड़ हो। बहुपद के शून्य का अर्थ है कि बहुपद में चर के स्थान पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करें कि हमें शून्य प्राप्त हो जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर करके इस शून्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि pc बराबर शून्य हो, जहां x के स्थान पर c रखने पर बहुपद का मान शून्य हो, यानी pc बराबर शून्य। नहीं दीदी, बिल्कुल समझ नहीं आया। अरे अरे, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये बात उदाहरण से समझाती हूँ। ये देखो, z घटा 2 बहुपद में
यदि मैं z घटा 2 को 0 के बराबर रखती हूँ तो यानी pz बराबर 0 रखने पर z घटा 2 बराबर 0 यानी z बराबर 2। यहाँ pz बराबर 0 एक बहुपद समीकरण है और इस बहुपद समीकरण यानी pz बराबर 0 का एक मूल यानी √2 है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि 2 बहुपद z घटा 2 का शून्यक है या ये बहुपद समीकरण z घटा 2 बराबर 0 का एक मूल यानी रूट है। अब आया समझ में? अच्छा दीदी, इस शून्यक और मूल्य के बारे में मेरा एक शेर सुनो। शेर? कहाँ है शेर? मुझे तो डर लग रहा है भैया। अरे 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 दीदी, डर क्यों रही हो? शेर यानी शेरो शायरी। ओहो, तो ऐसा कहो ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अच्छा, जरा सुनाओ अपनी शेरो शायरी। हाँ दीदी, अब जरा ध्यान से सुनो। मूल और शून्यक का अंतर न जाना भूल, बहुपद का जो है शून्यक, समीकरण का वही है मूल। क्या बात है, तुम तो शायरी भी करने लगे। मूल और शून्य का अंतर न जाना भूल, बहुपद का जो है शून्यक, समीकरण का वही है मूल। वाह, क्या बात है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और हाँ भैया, साथ ही ये कभी नहीं भूलना कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल एक ही है। ठीक है दीदी, अब एक बात और बताओ, इस अचर बहुपद 8 का शून्यक क्या होगा? अचर बहुपद 8 का कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि 8 तो होता ही है अचर पद। अतः अचर बहुपद 8 का कोई शून्यक नहीं है। तो भैया निष्कर्ष ये निकला कि एक शून्येतर ऐसे अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। तो दीदी, शून्य बहुपद का शून्यक क्या होगा? शून्य बहुपद का मान तो है ही शून्य, परंतु परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। दीदी, एक बात और बताओ कि क्या सभी बहुपदों का एक ही शून्यक होता है? नहीं भैया, बहुपदों के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के ऊपर निर्भर करती है। जिस बहुपद की जितनी घात होती है, उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी दीदी, यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यदि बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद की अधिकतम घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। अरे वाह भैया, तुम तो ये सब बहुत जल्दी समझ गए। काफी होशियार हो गए हो। क्यों? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाती हूँ। यदि हम दो संख्याएं 19 और 4 लेते हैं और 19 को 4 से भाग देते हैं, तो 4 भागफल और 3 शेषफल प्राप्त होता है। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 19 बराबर 4 गुणा 4 जमा 3, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल। तो दीदी, इसमें नया क्या है? ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अरे सुनो तो सही,
यदि हम 24 को 6 से भाग देते हैं तो भागफल होगा 4 और शेषफल होगा 0। और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 24 बराबर 6 गुना 4 जमा 0। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब शेषफल 0 होता है तब भाजक और भागफल भाज्य के गुणनखंड कहलाते हैं। इसलिए 6 और 4 24 के गुणनखंड हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। दीदी, क्या हम इसी प्रकार एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे सकते हैं? अरे हाँ, यही नई बात तो मैं तुम्हें बताने वाली थी। जब हम एक बहुपद को दूसरे रैखिक बहुपद से भाग देते हैं तो उसे भी हम इसी प्रकार भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यदि हम 3x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x को x से भाग दें तो हमें भागफल 3x की घात 2 जमा x जमा 1 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। और हम कह सकते हैं कि x और 3x की घात 2 जमा x जमा 1 बहुपद 3x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x के गुणनखंड हैं। अब यदि 5x की घात 2 जमा x जमा 1 को x से भाग दें तो भागफल 5x जमा 1 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। दीदी, क्या x 5x की घात 2 जमा x जमा 1 का गुणनखंड है? नहीं अक्कू, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः ये गुणनखंड नहीं है। अच्छा, अब जरा तुम मुझे बताओ, यदि हम 3x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल कितना आएगा? दीदी, जब हम 3x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देंगे तो भागफल होगा 3x घटा 2 तथा शेषफल होगा 1। बिल्कुल ठीक। चलो अब मैं तुम्हें एक और सरल विधि से शेषफल ज्ञात करना सिखाती हूँ। हमारे पास 2 बहुपद हैं। भाज्य 3x की घात 2 जमा x घटा 1 को px और रैखिक बहुपद भाजक x जमा 1 को qx लेते हैं। भाजक qx यानी x जमा 1 का 0 ज्ञात करते हैं जो कि होगा घटा 1। अब हम p घटा 1 ज्ञात करते हैं जो कि बराबर होगा 3 गुणा घटा 1 का वर्ग घटा 1 घटा 1 यानी 1। अतः px बराबर 3x की घात 2 जमा x घटा 1 को qx बराबर x जमा 1 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो वही होता है जो कि रैखिक बहुपद के शून्यक अर्थात घटा 1 पर बहुपद px का मान होता है। क्यों, समझ आया? दीदी, ये तो एक बहुपद को रैखिक बहुपद से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करने की बहुत सरल विधि है। हाँ अक्कू, ये एक प्रमेय है जिसे शेषफल प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए
a एक वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x घटा 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। एक और उदाहरण से समझाओ ना दीदी। हाँ, क्यों नहीं। चलो अब हम x की घात 3 जमा 1 को x जमा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। यहाँ माना px बराबर है x की घात 3 जमा 1 और बहुपद qx बराबर है x जमा 1। qx बराबर x जमा 1 का शून्य ज्ञात करते हैं जो कि बराबर होगा घटा 1। अतः शून्यक है घटा 1। p घटा 1 बराबर होगा घटा 1 की घात 3 जमा 1 जो कि बराबर होगा 0। अतः शेषफल बराबर होगा 0। अच्छा अक्कू, अब तुम मुझे बताओ, यदि x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? दीदी यहाँ पर माना p ब्रैकेट में x है, x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2x की घात 2 जमा x जमा 1 तथा q ब्रैकेट में x है, x घटा 1 q x का शून्य ज्ञात करते हैं जो कि बराबर होगा 1। अब p 1 बराबर होगा 1 की घात 4 जमा 1 की घात 3 घटा 2 गुणा 1 की घात 2 जमा 1 जमा 1 जो कि बराबर होगा 2। अतः px को qx से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। एकदम सही। चलो अक्कू, अब हम बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। दीदी, गुणनखंड तो हमने पिछली कक्षा में मध्य पदों को विभक्त करके किया था। हाँ अक्कू, लेकिन मध्य पद को विभक्त करके हम द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि बहुपद की घात 3 या 3 से अधिक है तो हम मध्य पदों को विभक्त करने की विधि के प्रयोग से गुणनखंड नहीं कर सकते। इस प्रकार के बहुपदों के गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यह गुणनखंड प्रमेय क्या होता है दीदी? यदि px घात n बड़ा है या बराबर है 1 वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो x घटा a px का एक गुणनखंड होता है। यदि pa बराबर 0 हो, यानी अगर pa बराबर है 0 के, तो x घटा a px का एक गुणनखंड होगा। दीदी, उदाहरण की सहायता से समझाओ ना। हाँ, क्यों नहीं। पहले हम ये जांच करते हैं कि दिया गया रैखिक बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं। जांच कीजिए कि x जमा 2 बहुपद x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड है या नहीं। जांच करने के लिए पहले बहुपद x जमा 2 को 0 के बराबर रखकर बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं, यानी बहुपद x जमा 2 का शून्यक होगा घटा 2। अब हम शेषफल प्रमेय के प्रयोग द्वारा बहुपद का शेषफल ज्ञात करते हैं,
यदि शेषफल शून्य है तो x जमा 2 बहुपद x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। शेषफल प्रमेय के प्रयोग से p घटा 2 बराबर होगा घटा 2 की घात 3 जमा 3 घटा 2 की घात 2 जमा 5 घटा 2 जमा 6, जो कि हल करने पर आया 0। अतः गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x जमा 2 x की घात 3 जमा 3x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का गुणनखंड है। अब हम घात 2 और घात 3 के कुछ बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दीदी, घात 2 वाले बहुपदों के गुणनखंड तो हम बहुपद के मध्य पद को विभक्त करके करते हैं, अभी तो मैंने बताया था। अच्छा, बताओ तो जरा, मध्य पद विभक्त करके घात 2 के बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं? दीदी, मैं तुम्हें एक जनरल द्विघाती बहुपद लेकर बताता हूँ। यदि हमारा बहुपद x की घात 2 जमा bx जमा c है, तो हम मध्य पद bx को दो पदों rx तथा sx में इस प्रकार लिखते हैं कि rs बराबर c हो तथा r जमा s बराबर b हो। और दीदी, x की घात 2 जमा bx जमा c के गुणनखंड होंगे x जमा r तथा x जमा s। और यदि बहुपद ax की घात 2 जमा bx जमा c के प्रकार का हो तो दीदी, हम मध्य पद bx को rx तथा sx में इस प्रकार लिखते हैं कि r गुना s बराबर हो ac तथा r जमा s बराबर हो b के, यानी दो ऐसे पदों में विभक्त करते हैं कि दोनों का गुणनफल AC के बराबर हो तथा योगफल B के बराबर हो। बहुत अच्छे। चलो अब 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5 के गुणनखंड करके दिखाओ तो जरा। दीदी, यहाँ मध्य पद है 17x, अतः हमें दो ऐसी संख्याएं r तथा s प्राप्त करनी है जिनका गुणनखंड तो 5 गुना 6 यानी 30 के बराबर हो तथा योगफल 17 के बराबर हो। ऐसी संख्याएं प्राप्त करने के लिए 30 के गुणनखंड युग्मों को ढूंढते हैं। गुणनखंड युग्म होंगे 1 व 30, 2 व 15, 3 व 10 तथा 5 व 6। इन युग्मों में से हमें केवल 2 व 15 के युग्म से ही योगफल 17 प्राप्त होता है। अतः r तथा s हुए 2 व 15। अतः 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5 बराबर होगा 6x की घात 2 जमा 2 जमा 15 गुना x जमा 5, जो कि बराबर होगा 6x की घात 2 जमा 2x जमा 15x जमा 5। पहले दो पदों में से 2x तथा अंतिम दो पदों में से 5 उभयनिष्ठ लेने पर हुआ 2x गुना 3x जमा 1 जमा 5 ब्रैकेट में 3x जमा 1। दोनों पदों में 3x जमा 1 उभयनिष्ठ है, अतः 3x जमा 1
उभयनिष्ठ लेने पर हुआ 3x जमा 1 गुना 2x जमा 5। अतः 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5 के गुणनखंड होंगे 3x जमा 1 व 2x जमा 5। शाबाश अक्कू, तुमने तो मन खुश कर दिया। अब मैं तुम्हें इसी द्विघात बहुपद के गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करके दिखाती हूँ। क्यों, तैयार हो ना? हमारे पास द्विघात बहुपद है 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5। इसे 6 से गुणा और भाग करने पर हुआ 6 गुणा x की घात 2 जमा 17 बटा 6x जमा 5 बटा 6। माना x की घात 2 जमा 17 बटा 6x जमा 5 बटा 6 बराबर है px। तो बीजीय व्यंजक होगा 6px। यदि a और b px के शून्यक हो तो px बराबर होगा x घटा a गुणा x घटा b और इसका अचर पद होगा ab। अतः ab बराबर होगा 5 बटा 6। अब हम 5 बटा 6 के सभी संभव गुणनखंडों का पता लगाएंगे। इनमें से कुछ गुणनखंड हैं जमा घटा 1 बटा 2, जमा घटा 1 बटा 3, जमा घटा 5 बटा 3, जमा घटा 5 बटा 2, जमा घटा 1 और जमा घटा 5 बटा 6 आदि। अब p 1 बटा 2 बराबर होगा 1 बटा 2 की घात 2 जमा 17 बटा 6 गुणा 1 बटा 2 जमा 5 बटा 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। p घटा 1 बटा 2 बराबर होगा घटा 1 बटा 2 की घात 2 जमा 17 बटे 6 गुणा घटा 1 बटा 2 जमा 5 बटा 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। p 1 बटा 3 बराबर होगा 1 बटा 3 की घात 2 जमा 17 बटे 6 गुणा 1 बटा 3 जमा 5 बटा 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। p घटा 1 बटा 3 बराबर होगा घटा 1 बटा 3 की घात 2 जमा 17 बटे 6 गुणा घटा 1 बटा 3 जमा 5 बटा 6, जो कि बराबर है 0। यानी p घटा 1 बटा 3 बराबर है 0। अतः x जमा 1 बटा 3 px का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार p घटा 5 बटा 2 बराबर होगा घटा 5 बटा 2 की घात 2 जमा 17 बटे 6 गुणा घटा 5 बटा 2 जमा 5 बटा 6, जो कि बराबर है 0। यानी p घटा 5 बटा 2 बराबर है 0। अतः x जमा 5 बटा 2 भी px का एक गुणनखंड है। अतः x की घात 2 जमा 17 बटे 6x जमा 5 बटा 6 के गुणनखंड हुए x जमा 1 बटा 3 और x जमा 5 बटा 2। अतः 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5 बराबर होगा 6 गुणा x जमा 1 बटा 3 गुणा x जमा 5 बटा 2, जो कि सरल करने पर आया 3x जमा 1 गुणा 2x जमा 5। अतः 6x की घात 2 जमा 17x जमा 5 के गुणनखंड होंगे
3x जमा 1 गुणा 2x जमा 5। क्यों अक्कू, समझ आया? दीदी ये तो समझ में आ गया, परंतु यदि एक और उदाहरण से समझा दो तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम एक उदाहरण लेते हैं। x की घात 3 घटा 23x की घात 2 जमा 142x घटा 120, इसके गुणनखंड करते हैं। माना px बराबर x की घात 3 घटा 23x की घात 2 जमा 142x घटा 120 है। अब हम इस अचर घटा 120 के सभी संभव गुणनखंडों का पता लगाएंगे। इनमें से कुछ गुणनखंड हैं जमा घटा 1, जमा घटा 2, जमा घटा 3, जमा घटा 4 और जमा घटा 5 इत्यादि। शेषफल प्रमेय के प्रयोग से p1 बराबर होगा 1 की घात 3 घटा 23 1 की घात 2 जमा 142 गुणा 1 घटा 120, जो कि बराबर है 0। यानी p1 बराबर है 0। अतः x घटा 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब हम px को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि x घटा 1 उभयनिष्ठ हो जाए। व्यवस्थित करने पर x की घात 3 घटा 23x की घात 2 जमा 142x घटा 120 हुआ x की घात 3 घटा x की घात 2 घटा 22x की घात 2 जमा 22x जमा 120x घटा 120। पहले दो पदों में से x की घात 2, अगले दो पदों में से घटा 22x और उससे अगले दो पदों में से जमा 120 उभयनिष्ठ लेने पर हुआ x की घात 2 गुणा x घटा 1 घटा 22x गुणा x घटा 1 जमा 120 गुणा x घटा 1। यहाँ सभी पदों में x घटा 1 उभयनिष्ठ है, अतः x घटा 1 उभयनिष्ठ लेने पर बहुपद px हुआ x घटा 1 गुणा x की घात 2 घटा 22x जमा 120। अब x की घात 2 घटा 22x जमा 120 के गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करने की विधि का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। x की घात 2 घटा 22x जमा 120 के गुणनखंड होंगे x घटा 12 गुणा x घटा 10, यानी घात 3 वाले बहुपद px के गुणनखंड होंगे x घटा 1 गुणा x घटा 12 गुणा x घटा 10। अतः x की घात 3 घटा 23x की घात 2 जमा 142x घटा 120 बराबर होगा x घटा 1 गुणा x घटा 12 गुणा x घटा 10। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए x घटा 1 से px को इस प्रकार भाग भी कर सकते हैं। और भैया, अब हम बीजीय सर्व समीकरणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्कू, तुम बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में कुछ जानते हो? दीदी, यह बीजीय सर्व समीकरण तो एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है ना दीदी? हाँ अक्कू।
बीजीय सर्वसम्मिकाओं के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है। बताओ तो जरा क्या पढ़ा है। पहली सर्वसम्मिका x जमा y की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 जमा 2xy जमा y की घात 2। दूसरी सर्वसम्मिका x घटा y ब्रैकेट में की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 घटा 2xy जमा y की घात 2। तीसरी सर्वसम्मिका x की घात 2 घटा y की घात 2 बराबर होता है x जमा y गुणा x घटा y। और चौथी सर्वसम्मिका है x जमा a गुणा x जमा b बराबर होता है x की घात 2 जमा ब्रैकेट में a जमा b गुणा x जमा ab। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। अच्छा चलो बताओ तो, इन सर्वसम्मिकाओं को कहाँ-कहाँ प्रयोग करते हैं? दीदी, सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग बीजीय व्यंजकों को प्रसारित रूप में लिखने में, दो संख्याओं को बिना सीधे गुणा किए गुणनफल ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये बात है, काफी कुछ जानते हो। तो क्यों ना इस पर एक प्रश्न पूछा जाए? क्या तुम इन सर्वसम्मिकाओं पर आधारित प्रश्न को हल कर पाओगे? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। पूछो कोई प्रश्न। उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके x जमा 3 गुणा x जमा 5 का गुणनफल ज्ञात करो। हम ये चौथी सर्वसम्मिका x जमा a गुणा x जमा b की सहायता से हल कर सकते हैं। x जमा a गुणा x जमा b बराबर होता है x की घात 2 जमा a जमा b गुणा x जमा ab। यहाँ a है 3 व b है 5, अतः x जमा 3 गुणा x जमा 5 बराबर होगा x की घात 2 जमा 3 जमा 5x जमा 3 गुणा 5, जो कि बराबर होगा x की घात 2 जमा 8x जमा 15। शाबाश। अब जरा x जमा 6 गुणा x जमा 6 का गुणनफल उपयुक्त सर्वसम्मिका का प्रयोग करके ज्ञात करो। दीदी, इसे हम पहली और चौथी दोनों सर्वसम्मिकाओं के प्रयोग से हल कर सकते हैं। सर्वसम्मिका एक है x जमा y का वर्ग बराबर होता है x का वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग। इस सर्वसम्मिका का प्रयोग इस प्रश्न में करने पर x जमा 6 का वर्ग बराबर है x का वर्ग जमा 2 गुणा 6 गुणा x जमा 6 का वर्ग, जो कि बराबर होगा x का वर्ग जमा 12x जमा 36। सर्वसम्मिका 4 है x जमा a गुणा x जमा b बराबर है x का वर्ग जमा a जमा b गुणा x जमा ab। इस सर्वसम्मिका का प्रयोग इस प्रश्न में करने पर x जमा 6 गुणा x जमा 6 बराबर होगा x की घात 2 जमा 6 जमा 6 गुणा x जमा 6 गुणा 6, जो कि हल करने पर आया x का वर्ग जमा 12x जमा 36। वेरी गुड। अब जरा
9x की घात 2 घटा 25y की घात 2 के गुणनखंड तो करो। दीदी, इसके गुणनखंड हम सर्वसमिका 3 का प्रयोग करके कर सकते हैं। सर्वसमिका 3 है a वर्ग घटा b वर्ग बराबर a जमा b गुणा a घटा b। 9x का वर्ग हुआ 3x का वर्ग तथा 25y का वर्ग हुआ 5y का वर्ग। अतः 3x का वर्ग घटा 5y का वर्ग बराबर होगा 3x जमा 5y गुणा 3x घटा 5y। अरे वाह, तुम तो इन चारों सर्वसमीकाओं का प्रयोग बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन क्या तुम 102 गुणा 98 का मान सीधे गुणा किए बिना ज्ञात कर सकते हो? दीदी, इसे भी हम सर्वसमिका 3 के प्रयोग से हल कर सकते हैं। 102 को लिखा 100 जमा 2 और 98 को लिखा 100 घटा 2 और सर्वसमिका 3 का प्रयोग करने पर 100 का वर्ग घटा 2 का वर्ग जो कि बराबर होगा 9,996। अरे भाई वाह, तुमने तो मन खुश कर दिया। अब इसी बात पे मैं तुम्हें कुछ और सर्वसमीकाओं के बारे में बताती हूँ। देखो, अभी तक सभी सर्वसमीकाएं द्विपदों के गुणनफलों से संबंधित रही हैं। अब हम सर्वसमीका 1 की सहायता से 3 पदों यानी x जमा y जमा z का वर्ग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर माना x जमा y बराबर है a के, तो सर्वसमीका 1 का प्रयोग करने पर a जमा z का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग जमा 2az जमा z का वर्ग। अब a का मान रखने पर हुआ x जमा y जमा z का वर्ग बराबर x जमा y का वर्ग जमा 2 गुणा x जमा y गुणा z जमा z का वर्ग। x जमा y के वर्ग के लिए फिर से सर्वसमीका 1 का प्रयोग करने पर हुआ x का वर्ग जमा 2xy जमा y का वर्ग जमा 2xz जमा 2yz जमा z का वर्ग। पदों को विन्यासित यानी रीअरेंज करने पर x जमा y जमा z का वर्ग बराबर हुआ x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। तो ये हुई हमारी सर्वसमीका 5। तुम इस सर्वसमीका का प्रयोग बीजीय व्यंजक a जमा 2b जमा 4c के वर्ग को प्रसारित रूप में लिखने के लिए कर सकते हो। कैसे दीदी? इसके लिए सबसे पहले दिए हुए बीजीय व्यंजक a जमा 2b जमा 4c के वर्ग की सर्वसमीका x जमा y जमा z के वर्ग के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम पाते हैं कि x बराबर है a के, y बराबर है 2b के और z बराबर है 4c के। x, y और z के इन मानों को सर्वसमीका में रखने पर a जमा 2b जमा 4c का वर्ग बराबर हुआ a का वर्ग जमा 2b का वर्ग जमा 4c का वर्ग जमा 2 गुणा a गुणा 2b जमा 2 गुणा 2b गुणा 4c जमा 2 गुणा 4c गुणा 1, जो कि हल करने पर आया a का वर्ग जमा 4b का वर्ग जमा 16c का वर्ग जमा 4ab जमा 16bc जमा 8ac। अतः a जमा 2b जमा 4c के वर्ग को प्रसारित रूप में लिखने पर ये बराबर होगा a का वर्ग जमा 4b का वर्ग जमा 16c का वर्ग
जमा 4ab जमा 16bc जमा 8ac। दीदी, इस सर्वसम्मिका की सहायता से गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड करने के लिए बीजीय व्यंजक को सर्वसम्मिका के रूप में रीअरेंज कर लेते हैं ताकि सर्वसम्मिका का प्रयोग आसानी से किया जा सके और फिर उसके गुणनखंड कर लेते हैं। दीदी, उदाहरण की सहायता से बताओ ना। ठीक है, हम इस बीजीय व्यंजक 4x की घात 2 जमा 9y की घात 2 जमा 16z की घात 2 जमा 12xy घटा 24yz घटा 16xz के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक को सर्वसम्मिका के रूप में लिखते हैं। सर्वसम्मिका के रूप में लिखने पर ये हुआ 2x का वर्ग जमा 3y का वर्ग जमा घटा 4z का वर्ग जमा 2 गुणा 2x गुणा 3y जमा 2 गुणा 3y गुणा घटा 4z जमा 2 गुणा 2x गुणा घटा 4z। सर्वसम्मिका का प्रयोग करने पर ये हुआ 2x जमा 3y घटा 4z का वर्ग। अतः 4x का वर्ग जमा 9y का वर्ग जमा 16z का वर्ग जमा 12xy घटा 24yz घटा 16xz के गुणनखंड होंगे 2x जमा 3y घटा 4z गुणा 2x जमा 3y घटा 4z। दीदी, ये तो बहुत आसान है। हाँ अंकु, अब तक हमने द्विघात पदों से संबंधित सर्वसम्मिकाओं का ही अध्ययन किया है, लेकिन अब हम सर्वसम्मिका x जमा y का वर्ग का प्रयोग x जमा y की घात 3 को अभिकलित करने में करेंगे। x जमा y की घात 3 को हम लिख सकते हैं x जमा y गुणा x जमा y की घात 2। x जमा y की घात 2 बराबर होती है x की घात 2 जमा 2xy जमा y की घात 2। x जमा y तथा x की घात 2 जमा 2xy जमा y की घात 2 की गुणा करने पर हुआ x की घात 3 जमा 2x की घात 2y जमा xy की घात 2 जमा x की घात 2y जमा 2xy की घात 2 जमा y की घात 3। इसे हल करने पर हुआ x की घात 3 जमा 3x की घात 2y जमा 3xy की घात 2 जमा y की घात 3। 3x की घात 2y तथा 3xy की घात 2 में से 3xy उभयनिष्ठ लेने पर x जमा y की घात 3 बराबर होगी x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3xy गुणा x जमा y। अतः सर्वसम्मिका होगी x जमा y की घात 3 बराबर x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3xy गुणा x जमा y। और जानते हो अक्कू, इसी सर्वसम्मिका में y के स्थान पर घटा y रखने पर एक नई सर्वसम्मिका प्राप्त होती है। चलो अब जरा इसे तुम करके दिखाओ। दीदी, सर्वसम्मिका में y की जगह घटा y रखने पर हुआ x जमा घटा y की घात 3 बराबर x की घात 3 जमा घटा y की घात 3 जमा 3x गुना घटा y गुना x जमा घटा y, जो कि बराबर होगा x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3xy गुना x घटा y। अतः x घटा y की घात 3 बराबर होगी x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3xy गुना x घटा y।
दीदी, क्या इन दोनों सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग भी हम बीजीय व्यंजकों का प्रसारित रूप में लिखने, गुणनखंड करने और बिना गुणा किए किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए भी करेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक। अब जरा तुम 999 का घन उपयुक्त सर्वसम्मिका के प्रयोग से प्राप्त करके दिखाओ तो जरा। दीदी, हम 999 को लिख सकते हैं 1000 घटा 1 और 1000 घटा 1 की घात 3 का मान इस सर्वसम्मिका x घटा y की घात 3 बराबर x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3xy ब्रैकेट में x घटा y में x बराबर 1000 तथा y बराबर 1 लिखकर ज्ञात कर सकते हैं। और दीदी, x व y के मान सर्वसम्मिका में रखने पर 1000 घटा 1 की घात 3 बराबर होगा 1000 की घात 3 घटा 1 की घात 3 घटा 3 गुना 1000 गुना 1 गुना 1000 घटा 1, जो कि हल करने पर आया 99,70,02,999। अतः 999 की घात 3 का मान होगा 99,70,02,999। बहुत अच्छे अक्कू, तुम्हें तो सब कुछ बहुत जल्दी समझ आ गया। अब जरा एक आखिरी सर्वसम्मिका को और समझो। समझाओ ना दीदी। इस सर्वसम्मिका के लिए x जमा y जमा z को x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx से गुणा करो। ठीक है दीदी, x जमा y जमा z को x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx से गुणा करना तो मुझे बहुत अच्छे प्रकार से आता है। तो x जमा y जमा z को x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx से गुणा करने पर गुणनफल होगा x गुना ब्रैकेट में x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx जमा y गुना x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx जमा z गुना ब्रैकेट में x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx, जो कि बराबर होगा ब्रैकेट में x की घात 3 जमा xy की घात 2 जमा xz की घात 2 घटा x की घात 2 y घटा xyz घटा x की घात 2 z जमा x की घात 2 y जमा y की घात 3 जमा yz की घात 2 घटा xy की घात 2 घटा y की घात 2 z घटा xyz जमा x की घात 2 z जमा y की घात 2 z जमा z की घात 3 घटा xyz घटा yz की घात 2 घटा xz की घात 2।
इसे हल करने पर आया x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3x y z। शाबाश। अरे यही तो वो नई सर्व समीका है जो मैं तुम्हें बताने वाली थी। इस सर्व समीका के अनुसार x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3xyz बराबर होगा x जमा y जमा z गुणा x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx। और इसे तुम हमेशा ध्यान रखना। चलो अब जरा 27x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 9xyz के गुणनखंड इस सर्व समीका का प्रयोग करके तो दिखाओ। दीदी, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक को सर्व समीका के रूप में लिखते हैं, जो कि होगा 3x ब्रैकेट में की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3 गुना 3x गुना y गुना z। सर्व समीका का प्रयोग करने पर प्राप्त हुआ 3x जमा y जमा z गुना 3x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा 3x गुना y घटा yz घटा 3x गुना z। अतः 27x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 9xyz के गुणनखंड होंगे 3x जमा y जमा z गुना 9x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा 3xy घटा yz घटा 3xz। अरे वाह, तुम्हें तो बहुपद बहुत अच्छे से समझ आ गए। हाँ दीदी, अब मैं अपनी क्लास में बहुपद और अच्छी तरह समझ सकता हूँ। थैंक यू दीदी।